स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम हमारी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग में व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा आने वाली एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इन प्रश्नों की आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी आपको रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो वहाँ से आपको क्रम वाइज ये सारे प्रश्नोत्तर सारे भाग हैं वो क्रम से मिल जाएंगे, तो आप एक बार उसको विजिट जरूर कर लें। हम यूनिट वाइज इनको हल करते जा रहे हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है व्यक्तित्व किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है बाहरी गुणों को, ऑप्शन 2 दे रखा है आंतरिक गुणों को, ऑप्शन 3 दे रखा है स्थायी गुणों का संगठन, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल व्यवहार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व कहते हैं स्थायी गुणों का संगठन को, हम केवल व्यवहार को नहीं कह सकते, बाहरी गुणों को नहीं कह सकते, आंतरिक गुणों को नहीं कह सकते, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्थायी गुणों का संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में स्थायी गुणों का संगठन गतिशील, मतलब वो परिभाषा भी है गार्डन आलपोर्ट की भी, और एक परिभाषा उसकी भी है केटल की भी, कि व्यक्तित्व वह चीज़ है कि जिसके द्वारा हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। और गार्डन जो आलपोर्ट है उसकी परिभाषा है कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक विशेषताओं का गतिशील संगठन है जो उसके साथ उसके अपूर्व समायोजन को प्रकट करता है। तो ये गार्डन आलपोर्ट की परिभाषा है। ये जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं दोनों ही, इसका जो सही आंसर रहेगा वो तो रहेगा सी। और मैंने जो आपको एक तो गार्डन आलपोर्ट की, एक केटल की, एक जेवी वाटसन की और एक सिगमंड फ्राइड की, इन 4-5 वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है जिनकी व्यक्तित्व से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है सिगमंड फ्राइड का व्यक्तित्व सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 दे रखा है अवचेतन मन, ऑप्शन 2 दे रखा है चेतन मन, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुभव, ऑप्शन 4 दे रखा है बोध, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इनका जो सिगमंड फ्राइड का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, अवचेतन मन या अचेतन मन पर आधारित है। अचेतन मन पर आधारित है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका अचेतन मन। इसको अचेतन कर लें आप, अचेतन मन इसका सही आंसर रहेगा। अवचेतन शायद अवचेतन नहीं होगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा इसका अचेतन। आप इसको अचेतन ही कर लें, अचेतन मन सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 है फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मन का कौन सा भाग नैतिकता का प्रतीक है। ऑप्शन 1 दे रखा है ईड, ऑप्शन 2 दे रखा है ईगो, ऑप्शन 3 दे रखा है सुपर ईगो, ऑप्शन 4 दे रखा है अवचेतन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मन का कौन सा भाग नैतिकता का प्रतीक है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है ईड तो क्या है, इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है, इसको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है। और ईगो आदमी को किस में रखता है, वास्तविकता की स्थिति में जो रखने का कार्य करता है वो कौन करता है, ईगो करता है। और सुपर ईगो है नैतिकता। सुपर क्या है, सुपर ईगो क्या है, नैतिकता, या इसको आत्मा भी बोल सकते हैं, आत्मा भी इसको बोल सकते हैं। कई जगह पर इसका हिंदी रूपांतरण आत्मा शब्द भी किया हुआ है सुपर ईगो का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है ईड का कार्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है तर्क संगत निर्णय लेना, ऑप्शन 2 दे रखा है सुख प्रधानता पर आधारित व्यवहार, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिकता, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा तर्क संगत निर्णय लेना, ये तो ईगो का कार्य हो गया, और नैतिकता का सुपर ईगो का हो गया सुपर ईगो। और सुख प्रधानता पर आधारित व्यवहार कौन करेगा, ये करेगा क्या नाम है ईड। ईड का कोई मतलब नहीं है उसमें नैतिकता है या नहीं है, वो कार्य गलत है या नहीं है, उसको सिर्फ सुख लेने से या अपनी इच्छा पूरी होने से मतलब होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है कार्ल जुंग ने अपने सिद्धांत में किस मन की धारणा दी है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तिगत अचेतन, ऑप्शन 2 दे रखा है सामूहिक अचेतन, ऑप्शन 3 दे रखा है सुपर ईगो, ऑप्शन 4 दे रखा है चेतन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कार्ल जुंग ने अपने सिद्धांत में असामूहिक अचेतन की बात की है, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को आंतरिक संघर्षों का परिणाम मानता है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है मनोविश्लेषण सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है मानवीय सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनंतरित प्रश्न। तो कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को आंतरिक संघर्षों का परिणाम मानता है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत ही क्या मानता है, व्यक्तित्व को आंतरिक संघर्षों का परिणाम मानता है, क्योंकि ईड ईगो और सुपर ईगो में हमेशा संघर्ष होता है, ईड ईगो और सुपर ईगो में हमेशा संघर्ष चलता है। तो इन चीज़ों को जो मानता है वो मानता है मनोविश्लेषण सिद्धांत। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा गार्डन आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है। ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 4, ऑप्शन 4 दे रखा है 5, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गार्डन आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है। तो 3 प्रकार के उन्होंने सील गुण बताए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, इस ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, और वो है 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। और कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार के मैं आपको एक बता देता हूँ। एक तो है प्रमुख विशेषक, एक तो बोलते हैं इसको प्रमुख विशेषक,
और उसके अंदर इसको बोलते हैं कार्डिनल विशेषक। एक है इसके अंदर केंद्रीय विशेषक, और एक है गौण विशेषक। ये जो लक्षण है इनके बारे में इन्होंने चर्चा की है, 3 प्रकार के इन्होंने बताए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तित्व की विशेषताएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्राथमिक और द्वितीयक, ऑप्शन 2 दे रखा है आंतरिक और बाहरी, ऑप्शन 3 दे रखा है स्थायी और अस्थायी, ऑप्शन 4 दे रखा है ये सभी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक और द्वितीयक होती है, आंतरिक और बाहरी भी हो सकती है, स्थायी और अस्थायी भी हो सकती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। गार्डन आलपोर्ट की मैं आपको एक बार और परिभाषा बता देता हूँ कि व्यक्तित्व वह गतिशील विशेषताओं का संगठन है जो उसके वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को प्रकट करता है। और जेबी वाटसन की परिभाषा है कि हम जो भी करते हैं वो व्यक्तित्व है। और एक केटल की परिभाषा और है, केटल की परिभाषा वह है कि व्यक्तित्व वह चीज़ है जिसके द्वारा हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति कोई परिस्थिति में क्या करेगा। इसके अलावा एक गिलफोर्ड की और भी फेमस परिभाषा है, गिलफोर्ड की जो परिभाषा है विभिन्न समन्वित गुणों का रूप, विभिन्न गुणों का समन्वित रूप क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। विभिन्न गुणों का समन्वित रूप क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। और गार्डन आलपोर्ट की जो परिभाषा है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को प्रकट करता है। तो ये जो परिभाषाएं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, इनको आप याद करने की कोशिश करें। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर, मानववादी सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्ल जुंग, ऑप्शन 3 दे रखा है अब्राहम मैस्लो और कोल रोजर्स, ऑप्शन 4 दे रखा है पेवलोव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिगमंड फ्रायड का तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसमें इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन आदि के बारे में बात की है। और इनकी मनोगति की जो मॉडल है उसके अंदर इन्होंने ईगो, सुपर ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में चर्चा की है। इड ईगो और सुपर ईगो इनके बारे में चर्चा की है। और मानववादी सिद्धांत के जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो हैं अब्राहम मैस्लो और कोल रोजर्स। और कोल जुंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है वो 2 प्रकार के बताए इन्होंने, अंतरामुखी और बाह्यमुखी इन्होंने बताया। पेवलोव का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो हम अधिगम में पढ़ेंगे। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो और कोल रोजर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्म विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रेणीबद्ध आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा श्रेणीबद्ध आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इस प्रकार का इनका कुछ सिद्धांत है, 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई थी उसके अंदर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, व्यक्तित्व का मापन करने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रश्नावली, ऑप्शन 2 दे रखा है साक्षात्कार, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रोजेक्टिव तकनीक, ऑप्शन 4 दे रखा है ये सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व का मापन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें का प्रयोग होता है? तो प्रश्नावली का होता है, साक्षात्कार का होता है, प्रोजेक्टिव का होता है, और इन सभी चीज़ों का इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 2 प्रकार की विधियाँ हम काम में ले सकते हैं, एक तो होती है वस्तुनिष्ठ विधियाँ और एक होती है आत्मनिष्ठ विधियाँ। इन दोनों में अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं। हम उन सारी विधियों का जब इस व्यक्तित्व की मापने की जो विधियों का टॉपिक आएगा, प्रश्न आएगा, और भी जब इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन सी विधियाँ कौन कौन सी के अंतर्गत आती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कोल रोजर्स ने किस प्रकार के व्यक्ति को स्वस्थ माना है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्म संवेदनशील, ऑप्शन 2 दे रखा है नैतिक व्यक्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्म वास्तविक व्यक्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वतंत्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोल रोजर्स ने किस प्रकार के व्यक्ति को स्वस्थ माना है? तो आत्म वास्तविक व्यक्ति है उसको स्वस्थ माना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन 1 दे रखा है जन्मजात गुण, ऑप्शन 2 दे रखा है सीखा गया व्यवहार, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्म विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है चेतन अनुभूति, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार है? तो सीखा गया जो व्यवहार है वो व्यवहारवादी जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका आधार है। और जो व्यक्तित्व के सिद्धांत है इनको 3 प्रकार के भागों में हमने बांट रखे हैं। व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है 3 भागों में इनको बांटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इनके अंदर एक तो है प्रकार उपागम यानी जो प्रकार के दिए हैं, और उसके बाद में एक है विशेषक उपागम। इसके अंदर जो है गार्डन आलपोर्ट का सिद्धांत है, एक है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये मनोगतिकी वाला, ये सिगमंड फ्रायड का। और ये क्या नाम से विशेषक उपागम है, ये जो है ये है हमारे गार्डन आलपोर्ट का
आलपोर्ट का। और जो प्रकार वाले हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं, इनके अंदर मैं बता देता हूँ आप। तो एक तो हिपोक्रेटस का जो सबसे पहला है, हिपोक्रेटस का एक भारतीय संहिता जो है, भारतीय संहिता जो है उसके अनुसार एक भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। एक चरक संहिता जो है उसके अनुसार वर्गीकरण है, ये भी इसके अंदर है। एक जो है इसके अंदर और भी है प्रारूप उपगम में, एक है जो सेल्डन का और क्रेसमर का भी इसके अंदर ही है, सेल्डन और क्रेसमर का वर्गीकरण, क्रेसमर का। एक स्प्रेंगर का वर्गीकरण, स्प्रेंगर का वर्गीकरण, और एक जुंग का वर्गीकरण। ये सारे कौन से में हैं, ये सारे हैं इसके अंदर प्रकार उपागम के अंदर। और विशेषक उपागम में है जो गार्डन आलपोर्ट का है। इसके अलावा एक और है विशेषक उपागम में, विशेषक उपागम में एक जो रेमंड केटल का विशेषक उपागम है, रेमंड केटल वाला भी इसी के अंदर है। सोडा पीएफ जिन्होंने बताया था, सोडा पीएफ प्रश्नावली का निर्माण करवाया था, वो इसके अंदर है। और एक सिद्धांत और है जो है हमारा क्या नाम से आइजेंक का विशेषक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। तो ये जो प्रकार हैं ये अलग अलग प्रकार बना रखे हैं, तीन टाइप के इनको बांटा गया है। तो प्रकार उपागम में ही है ज़्यादातर, तो विशेषक उपागम में 2 हैं, एक तो गार्डन आलपोर्ट का, एक आइजेंक का। और विश्लेषण में तो सिगमंड फ्राइड का ये केवल। तो आप इनको याद जरूर कर लें कौन से के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार है सीखा गया व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत सीखने और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 दर्खा है प्रभाव का नियम, ऑप्शन 2 दर्खा अभ्यास का नियम, ऑप्शन 3 दर्खा तत्परता का नियम, ऑप्शन 4 दर्खा ये सभी, और ऑप्शन 5 दर्खा अनुत्तरित प्रश्न। तो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत सीखने और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, और तत्परता का नियम भी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। हम इसको अधिगम में और विस्तार से पढ़ लेंगे। 3 नियम हैं इनके, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। सही आंसर हो गया डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एडलर ने किस सिद्धांत पर बल दिया है। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है, अलग तरीके से पूछा था रेट लेवल 2021 में। ये प्रश्न 21 में नहीं 2018 में प्रश्न पूछा था, 2018 में। ऑप्शन 1 दर्खा है हिंता ग्रंथि, ऑप्शन 2 दर्खा आत्मतुष्टि, ऑप्शन 3 दर्खा चेतन मन, ऑप्शन 4 दर्खा सामूहिक अचेतन मन, ऑप्शन 5 दर्खा अनुत्तरित प्रश्न। तो एडलर ने किस सिद्धांत पर बल दिया है। तो एडलर ने हिंता ग्रंथि नामक जो है हिंता मनोग्रंथि, हाँ L2 में पूछा गया था, ये L2 में 2018 में L2 में पूछा गया था ये प्रश्न। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है हमारा वो है प्रश्न नंबर 16 है हमारा, BF स्किनर ने किस पर बल दिया है। ऑप्शन 1 दर्खा है अवचेतन मन, ऑप्शन 2 दर्खा अनुकूलन सिद्धांत, ऑप्शन 3 दर्खा है नैतिकता, ऑप्शन 4 दर्खा व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन 5 दर्खा अनुत्तरित प्रश्न। तो BF स्किनर ने अनुकूलन सिद्धांत पर बल दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा अनुकूलन सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, व्यक्तित्व विकास में कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सिगमंड फ्राइड की परिभाषा भी है कि बचपन के जो प्रभाव व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बाल्यावस्था। ऑप्शन 1 दर्खा था इसका बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 दर्खा किशोरावस्था, ऑप्शन 3 वयस्कावस्था और 4 दर्खा था वृद्धावस्था। तो सही आंसर इसका रहेगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था उसकी अलग के मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक चारों जो भी विकास के जो भी आयाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। अगर इसमें बचपना अवस्था दे रखी होता ना, बचपना अवस्था, तो बचपना अवस्था ज़्यादा इसका सही आंसर रहता है। बचपना अवस्था में मतलब शिशुअवस्था भी आ गई और बाल्यावस्था भी आ गई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, जुंग के सिद्धांत में प्रारंभिक प्रतिमान किससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन 1 दर्खा सामूहिक अचेतन से, ऑप्शन 2 दर्खा चेतन, ऑप्शन 3 दर्खा आत्मतुष्टि, ऑप्शन 4 दर्खा सीखना, ऑप्शन 5 दर्खा अनुत्तरित प्रश्न। तो जुंग के सिद्धांत में प्रारंभिक जो प्रतिमान हो किससे जुड़े हुए हैं, सामूहिक अचेतन मन के बारे में इन्होंने बात की है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, मानवीय मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दर्खा सीखना, ऑप्शन 2 दर्खा है आत्मविकास, ऑप्शन 3 दर्खा है सामाजिक अनुकूलन, ऑप्शन 4 दर्खा है व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन 5 दर्खा अनुत्तरित प्रश्न। तो मानवीय मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है, पहले तो सिद्धांत जो दिया है वो दिया है एक तो कोल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। कोल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत दिया है, अब्राहम मैस्लो आत्मविकास और सामाजिक अनुकूलन दोनों आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा सही आंसर रहेगा वो रहेगा सामाजिक अनुकूलन, क्योंकि इसमें जो आत्मसिद्धि और अनुकूलन की बात सबसे ज़्यादा की गई है, आत्मसिद्धि और अनुकूलन की। तो दोनों आंसर आप इसके सही मान सकते हो। सही आंसर इसके रहेंगे दोनों बी व सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, गार्डन आलपोर्ट ने व्यक्तिगत लक्षणों को किस प्रकार में बांटा है। ऑप्शन 1 दर्खा केंद्रीय, गौण और प्रधान, ऑप्शन 2 दर्खा है शारीरिक और मानसिक, ऑप्शन 3 दर्खा स्थायी और अस्थायी, ऑप्शन 4 दर्खा आत्मगत और वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन 5 दर्खा अनुत्तरित प्रश्न। तो गार्डन आलपोर्ट ने व्यक्तिगत लक्षणों को किस प्रकार में बांटा है, केंद्रीय, गौण और प्रधान। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है हमारा, आत्मसिद्धि किस सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन 1 दर्खा है फ्राइड का,
फ्राइड का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है जुंग का सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है मेस्लो का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आत्मसिद्धि किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो फ्राइड के सिद्धांत का नहीं है, जुंग के सिद्धांत का नहीं है, स्किनर का सिद्धांत का नहीं है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा मेस्लो का पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है उसी के अंदर लास्ट की जो अवस्था आती है वो होती है आत्मसिद्धि की अवस्था। फ्राइड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और फ्राइड को मनोविश्लेषण का जनक भी बोला जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, एक इनका मनोलैंगिक सिद्धांत है जिसको हमने उसमें पढ़ा था पहले यूनिट में, मनोलैंगिक सिद्धांत। जुंग का सिद्धांत है व्यक्तित्व को दो प्रकार के भागों में इन्होंने बांटा है, एक तो अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी, और इसमें जो तीसरा जोड़ा है वो जोड़ा है उभयमुखी। स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, इसको हम जो पढ़ेंगे अधिगम वाली यूनिट में पढ़ेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है हमारा, कौन से सिद्धांत में व्यवहार पर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव मुख्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है मानवीय सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है मनोविश्लेषण सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यवहार पर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव मुख्य तो कौन सा है? व्यवहारवादी सिद्धांत है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है, किस परीक्षण का प्रयोग चित्रों पर आधारित कहानियां बनाने में किया जाता है? रोसा टेस्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है TAT, ऑप्शन 3 दे रखा है IQ टेस्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है MPPI, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये है व्यक्तित्व परीक्षण के, किसके हैं? व्यक्तित्व परीक्षण की ये प्रक्षेपी विधि है, परीक्षण की विधियां हैं ये। तो इसके अंदर ये पूछा है कि किस परीक्षण का प्रयोग चित्रों पर आधारित कहानियों बनाने में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, सही आंसर रहेगा इसका TAT परीक्षण। ये इसको जो देने वाले हैं, इसके जो प्रवर्तक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो इसके जो प्रवर्तक है वो है मार्गन व मुरे। क्या नाम है इनके? मनोवैज्ञानिकों का नाम मनोवैज्ञानिकों का नाम है मॉर्गन व मुरे। और इसके अंदर जो कार्डों की संख्या होती है वो होती है 30 प्लस 1। इसके अंदर होता क्या है कि यदि कोई पुरुष का हमें व्यक्तित्व का मापन करना है, तो इसमें जो कार्ड होंगे वो होंगे 10 + 10 + 1, यानी कि 20 कार्ड तो होते हैं पुरुषों के लिए, और एक कार्ड जो होगा उसको लेंगे हम किसके लिए? एक कार्ड तो इसके अंदर कॉमन रहता है जो दोनों के लिए होगा। इसके अंदर होता क्या है, जैसे 10 कार्ड तो होते हैं पुरुषों के लिए, 10 कार्ड तो क्या होते हैं? पुरुषों के लिए होते हैं। फिर 10 कार्ड जो होते हैं वो महिलाओं के लिए होते हैं, और 10 कार्ड होते हैं दोनों के लिए हो गए 30 कार्ड टोटल। यदि हमको पुरुष का वर्गीकरण करना है तो 10 तो ये लेंगे और 10 ये लेंगे और एक कार्ड ये लेंगे, तो 10 + 10 + 1 यानी कि 31 मतलब 21 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? 21 कार्ड का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इस विधि को चित्र कहानी विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? इस विधि को बोलते हैं चित्र कहानी विधि इसको बोलते हैं चित्र कहानी विधि। और ये परीक्षा में पूछा गया, RPSC सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि चित्र कहानी विधि किसे बोला जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर TAT परीक्षण। और इसको इनमें बोलते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण इसको बोलते हैं, या इसको विषय आत्मबोध भी बोल सकते हैं। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना TAT हो गया ये तो आंसर तो। और इसका जो प्रवर्तक है मॉर्गन व मुरे, इसके प्रवर्तक है मॉर्गन व मुरे। सही आंसर हो जाएगा इसका B। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वह है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की तकनीक क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रश्नावली, ऑप्शन 2 दे रखा है साक्षात्कार, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहार अवलोकन, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रश्नावली विधि भी है, साक्षात्कार विधि भी है और व्यवहार अवलोकन भी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर D, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को कौन सी प्रवृत्तियां नियंत्रित करती है? ऑप्शन 1 दे रखा है सुख और मृत्यु प्रवृत्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है हीनता, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुकूली प्रवृत्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है इसकी विकासात्मक प्रवृत्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सुख और मृत्यु प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? सुख और मृत्यु प्रवृत्ति। यानी कि जो मृत्यु प्रवृत्ति इसको तो बोला जाता है थेनेटोस। क्या बोला जाता है? थेनेटोस। और सुख की जो प्रवृत्ति इसको बोला जाता है इरोस या लिबिडो इसको बोला जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सुख और मृत्यु की प्रवृत्ति। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित 25 प्रश्न। व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित हमने लगभग पिछली परीक्षा में पूछे गए लगभग सारे प्रश्न कर लिए। कल हम जो करेंगे वो करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित प्रश्न। उसके बाद में हमारा समायोजन का टॉपिक है, अंतर्द्वंद का टॉपिक है। ये सारे जो समायोजन की फिर विधियाँ हैं, ये सारे जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप अगर इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। और हमने जो टीचिंग मेथड की जो हमने क्लासेस शुरू की है आप उनका आनंद जरूर लें और आप शेयर जरूर करें उनको।